अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशान नावल एडिक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, हम अपना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नावल सालम इश्क स्टार्ट। परी और सादा भी एक दूसरे से लड़ते थे। अक्सर वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को इल्ज़ाम देते थे। इस दौरान अगर फ़र्क आया था तो बस इतना कि अब परी तलाक की बात नहीं करती थी और साद इसके करीब आने की कोशिश नहीं करता था। बाकी सब वैसा ही था। साद अब भी परी को यूं नहीं छोड़ने जाता था और अक्सर परी की जिद पर वो इसे साद और आपदा से मिलवाने ले जाता। डिनर के बाद साद लैपटॉप लेकर बैठा था। जब परी भी इसके पास सोफे पे टिक गई, कुछ देर इसे काम करता देखने के बाद इसने साद को मुखातिब किया। साहब ने हंगारा भरा जबकि इसकी नज़रें हनूज लैपटॉप पर जमी थी। साल वो अगले हफ्ते फजर की शादी है तो मैं कल उसके घर जाना चाहती हूँ। हाँ तो जाओ, वैसे तो जैसे तुम हर काम मुझसे पूछ कर करती हो ना। वो एक्चुअली फजर ने तुम्हें और पप्पो को खास तौर पर इनवाइट किया है तो तुम आओगे ना शादी पर। परी के कहने पर साहब ने एक लफ्ज़ जवाब देते हुए कहा, नहीं, लेकिन क्यों, क्या सब क्या सोचेंगे कि तुम क्यों नहीं आई। परी का मुंह उतर गया। सब यही सोचेंगे कि मैं बिजी हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम बिजी थी जब मेरे दोस्त ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था। साहब ने परी को याद दिलाते हुए कहा, जब इसके दोस्त ने इसे डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन परी ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि बिजी है। साथ तुम बदला फिर कभी नहीं ले सकते। हरगिज़ नहीं, पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले। मैं तुम्हारा कोई उधार नहीं रखना चाहता। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहकर वो फिर से काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। यू कांट डू दिस विद मी, रोने वाली शक्ल बनाकर परी ने कहा, आई कैन। साद के कहने पर परी ने बेबसी से रुख मोड़ लिया क्योंकि फजर ने बहुत इसरार से साद और फायदा बेगम जो को बुलाया था और परी ने हम भी भर ली थी, जिस पर फायदा बेगम तो तैयार थी, लेकिन साद को रजामंद करना इसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। साद ने एक नज़र मुंह मोड़े बैठी परी को देखा और गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बारात पर आऊँगा। साद के कहने पर परी जो फजर को इनकार करने की वजह सोच रही थी, साद की बात सुनकर परी एक झटके से मुड़ी और खुशी और बेयकीनी की कैफियत के जरिए सर इसके गले लगकर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। परी की इस हरकत पर साद भी एक पल को हैरान रह गया। वो वही दूसरी तरफ परी को भी जब अपनी हरकत का अंदाज़ा हुआ तो वो फ़ौरन ही इससे दूर हुई और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मैं पैकिंग कर लूँ, और ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गई जबकि साद सिर्फ नफ़े में सर हिलाकर रह गया। परी ने रात को फजर को अपने आने का बता दिया था, तभी वो सुबह से इसका इंतज़ार कर रही थी और इसका इंतज़ार आखिर ख़त्म हो ही गया था जब वो आई। दोनों बहुत खुशी से मिली। बेशक वो यूनी में मिलती थी, लेकिन वहाँ पर वो बातें नहीं कर पाती थी क्योंकि दोनों लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद घर चली जाती थी, इसलिए अब उन्हें बातें करने का मौका मिला। फजर परी को अपने कमरे में ले गई और छोटी मोटी बातों के बाद फजर ने परी से पूछा, परी तुम और साथ भाई कहीं घूमने क्यों नहीं गए। फजर के कहने पर परी ने उसे ऐसे देखा जैसे इसने कोई नामुमकिन बात कर ली हो और कहा, पागल पागल तो नहीं हो गई हो, क्यों, इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है, मैं उसके साथ रह रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। परी के नाक चढ़ाकर कहने पर फजर को हंसी आ गई। क्यों, क्या हो गया है, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, मतलब अगर मैंने उसे आवाज़ मार दिया तो क्या हो गया। वो तो अब इस बात पर मुझसे 10 बार बदला ले चुका है। परी के बताने पर फजर सीधी होकर बैठी और बेयकीनी से परी को देखकर बोली, तुमने सात भाई को आवाज़ मार दिया। आई मीन रियली, हाँ तो मैंने कौन सा जानबूझ कर मारा था, बस हो गया ना। और इस बात का वो मुझसे 10 बार बदला ले चुका है और वैसे भी वो मुझे 2 दफ़ा इतनी ज़ोर का थप्पड़ मार चुका है, वो किस गिनती में है, बस हिसाब बराबर हो गया। मोहब्बत के दावे किसी और से और ख्वाहिशों की तकमील मेरे पास आ गया। आखिरी बात इसने दिल में कही और फिर से फजर की तरफ मुतवज्जा हो गई। अच्छा तुम बताओ, तुमने शादी की शॉपिंग कर ली, मुझे दिखाओ। इस तरह बातें करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। रात के साथ वापस आया और डिनर के बाद अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होने के बाद वो टीवी देखने लगे, लेकिन कुछ देर बाद बोर होकर टीवी बंद कर दिया क्योंकि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इसे याद आया कि जब भी वो टीवी पर न्यूज़ लगाता था तो परी हमेशा इसे ड्रामे लगाने का कहती थी। इसे याद था कि एक दिन जब वो डिनर के बाद इसी तरह टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, जब परी धमाके से अंदर आई और इससे रिमोट छीन कर ड्रामा लगा लिया। परी, मुझे रिमोट वापस करो, मुझे ये शो देखना है, मेरा आधा ड्रामा पहले ही ज़ाया हो गया है, अब बिल्कुल चुप करके बैठना। ये कहकर वो फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। ड्रामे देख देख कर बिल्कुल ड्रामा बन गई हो तुम, इधर दो रिमोट। अच्छा, हाथ आगे बढ़ाते हुए साथ ने कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ, इन टॉक शोज़ में यार होता ही क्या है, सब लड़ते रहते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती। ये कहकर परी डीटो की तरह सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी, जबकि साथ जब तक इसका ड्रामा चलता रहा मुसलसल इसके किरदार में नुक्स निकालता रहा और परी के चुप करवाने पर कंधे उचकाकर फिर से बोलना शुरू कर दिया। ड्रामा खत्म होने पर परी रिमोट फेंक कर बाहर चली गई क्योंकि साथ के बोलते रहने की वजह से इसे कुछ समझ नहीं आई थी। ये याद करके साथ मुस्कुरा दिया और उठकर फैज़ा बेगम के पास चल दिया। दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। आज फजर का मायूं था जिसमें उसने येलो कलर का सादा सा फ्रॉक पहना था। मायूं की तकरीब के बाद फजर अपने कमरे में चलेगी। कुछ देर बाद परी भी आ गई क्योंकि वो भी फजर के साथ ही सोती थी और मायूं की तकरीब काफ़ी देर में खत्म हुई थी, इसलिए वो बहुत थक चुकी थी। चीन करके बेड पर लेटने के बाद वो बातें करने लगी क्योंकि इनका आज पूरी रात जगने का इरादा था। परी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फजर के कहने पर परी कुछ तवक्कुफ से बोली, हाँ बोलो।
तो फजर ने इसे आलियान के फ़ोन तोड़ने से लेकर अब तक का सब कुछ बता दिया। और जैसे जैसे फजर बता रही थी वो हैरतों में डूबी जा रही थी। यानी कि तुम्हारा और आलियान परी बेशकीनी से बात अधूरी छोड़ दी फजर। तो फिर तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? मतलब तुम्हारा तो आलियान से निकाह हो गया है ना, और तुम सिर्फ आलियान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? परी परेशानी से गोया हुई। देखो परी, इसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था, और ऐसे निकाह नहीं होता। गन पॉइंट पर रखकर पेपर साइन करवाने से निकाह थोड़ी हो जाता है। मेरा असल निकाह ना मेरी शादी के दिन होगा, जिसमें मेरी और मामा पापा की मर्जी शामिल होगी। फजर शाहिद परी से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। और तुमने ये बात आलियान को समझाई? कैसे निकाह नहीं होता? परी ने सरसमासी होकर फजर को कहा। वो शख्स ना सिर्फ अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता। उसे कुछ कहना ना दीवार में सर मारने के मुतरादिफ है। फजर ने गुस्से में कहा। और अगर उसे पता चल गया कि तुमने उसे धोखा दिया है तो तुम शादी कर रही हो, तो नहीं, उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो फतह के नशे में चूर है। और तुम देखना, मैंने भी इसे मुँह के बल न कराया ना, तो मेरा नाम भी फजर नहीं। इसी तरह बातें करते करते उन्होंने पूरी रात गुजार दी। आज फजर की मेहंदी थी। इसने गोल्डन कलर की ज्वेलरी और ब्लू कलर का चोली और ब्लू कलर का लहंगा पहना था, जबकि परी ने ग्रीन कलर का पैरों तक आता फ्रॉक, जिसकी पट्टी पर खूबसूरत काम हुआ था। मेहंदी का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। मेहंदी की रस्म शुरू की गई और आपने आपने सबने बारी बारी फजर को मेहंदी लगाई। खाना खाने के बाद सारे कजन्स ने रात तक हल्ला गुल्ला किया, जबकि साद और फायदा बेगम ने कल आना था। कोई 2 बजे जाकर महफिल बर्खास्त हुई और सब अपने कमरों में जाते ही थकन के बायस सो गए। फजर भी करने के बाद फ़ौरन सो गई और परी भी कुछ देर बाद फजर के साथ आकर लेट गई, क्योंकि इसका क़याम भी फजर के कमरे में ही था। लेकिन इसने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, क्योंकि वो फजर के अंधेरे से खौफ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ थी। फजर लाल रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने फूलों से बनी रोज पर खड़ी थी। इसके हर तरफ फूल ही फूल थे और इससे कुछ ही फासले पर शाह मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ देख रहा था। फजर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी और इसके रूबरू जा खड़ी हुई। फजर ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और पहली दफ़ा पलक झपकने के बाद इसकी मुस्कुराहट मासूम पड़ गई, क्योंकि शाह वहाँ नहीं था। फजर ने घूमकर हर तरफ इसे देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। तभी इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे खींच रहा हो। डर की शिद्दत से इसने आंखें बंद कर ली और जब इसे महसूस हुआ कि अब कोई इसे खींच नहीं रहा, तो इसने डरते डरते आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फजर अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगी कि तभी इसकी आंख खुली। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। कमरे की लाइट ऑन थी। कुछ देर तक फजर गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को यकीन दिलाने लगी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। और फिर इसने उठकर पानी पिया और घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 8 बजा रही थी। फजर ने फिर से बेड पर लेटकर एक नज़र सोती हुई परी को देखा और अब ख्वाब के बारे में सोचते सोचते इसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद की वादियों में चली गई। दोबारा इसकी आंख परी के उठाने पर खुली। इसने एक नज़र पर घड़ी को देखा, वो 1 बजा रही थी और फिर से आंखें मूंद ली और बंद आंखों से परी को कहा, अच्छा ठीक हूँ, 1 मिनट, अच्छा उठती हूँ, 1 मिनट। जिस पर परी जलाई, क्या मतलब 1 मिनट लड़की, आज तुम्हारी शादी और तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही? ये कहते हुए परी ने बाजुओं से पकड़कर फजर को उठाया और कहा, मैं जा रही हूँ और तुम भी अगले 2 मिनट में मुझे नीचे नजर आओ। ये कहकर परी चली गई और फजर भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम में घुस गई। पिंक और गोल्डन कलर के खूबसूरत लहंगे में नफासत से मेकअप किए फजर नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। परी मुस्कुराते हुए गोल्डन कलर के पैरों तक आते नेट के फ्रॉक पर खूबसूरत ज्वेलरी पहने और मेकअप किए कमरे में आई और मुस्कुराकर फजर को देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम भी। फजर ने मुस्कुराते हुए परी की तारीफ की। अच्छा चलो, खाला नीचे बुला रही हैं, हॉल के लिए निकलना है। ये कहकर परी फजर का लहंगा संभालती से गाड़ी तक ले गई। फजर स्टेज पर एक तरफ बैठाया गया, जबकि दूसरी तरफ जाली का पर्दा लगा था। फजर नसरीन झुका कर बैठी थी, जब शाह आकर दूसरी तरफ बैठा। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब आए और निकाह पढ़वाना शुरू किया, जबकि फजर इसके जहन में तो इस वक्त सिर्फ एक ही बात रक्स कर रही थी कि आलियान की हार। हाँ, वो हार ही तो गया था आज। फजर ने इसे हर तरफ से हिराकर अपनी फतह के पंजे गाड़ दिए थे। कबूल है, हाँ, आज वो आलियान के पहुँच से बहुत ही दूर चली जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएगा। कबूल है आलियान, आज मैं तुम्हारे बारे में आखिरी दफ़ा सोच रही हूँ। आज के बाद ना मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी और ना तुम्हारे साथ गुजारा कोई भी तलह लम्हा याद करूँगी। कबूल है, आज मेरी ज़िंदगी से आलियान नाम का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मुस्कुराकर सोचते हुए फजर ने कहा कि बरसात किए। आज वो आलियान को चारों शनी चित करके हवाओं में उड़ रही थी। मौलवी साहब अब दूसरी तरफ निकाह पढ़वाने जा चुके थे और फजर अपनी ही सोचों में गुम थी। इसका इर्तकाज तब टूटा जब परी ने इसे पुकारा, फजर तुम है? परी बेटा बात सुनो। आबदा बेगम की आवाज़ ने परी को आगे बोलने से रोका। मामा 1 मिनट, आबदा बेगम को कहकर वो फिर से फजर की तरफ मतवज्जा हुई, लेकिन आबदा बेगम के दोबारा बुलाने पर वो एक नज़र
बेबसी से फजर को देखकर स्टेज से नीचे उतर गई। तभी मौलवी साहब दूसरी तरफ से भी निकाह पढ़वा कर जा चुके थे। तभी जालीदार पर्दा उतार दिया गया। फजर जो परी को उतारता उतरता देख रही थी, इसने मुस्कुराते हुए अपनी दाईं तरफ देखा और कुछ पल तो वो बिना पलक झपकाए दूसरी तरफ देखती रही, जबकि इसकी मुस्कुराहट अब मादूम पड़ चुकी थी। कुछ देर तक इसे देखते रहने के बाद वो आंखें बंद करके खिलखिलाकर मुस्कुराई और दिल ही दिल में खुद से मुहातब हुई। ओ फजर, ऐसे भी क्या पता कि खुशी की कि तुम्हें शाह के चेहरे में आलियान नजर आ रहा है। खुद से कहते हुए फजर ने आंखें खोलकर फिर से शाह की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मंजर फिर भी न बदला। तो फजर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। इसने नजरें बार बार चिपका कर देखा, लेकिन मंजर था कि बदल के ही नहीं दे रहा था। फजर को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से धड़कने लगी। नजरें सख्त हो गई। फजर को लगा कि वो अभी रो देगी जब आलियान की बदम आवाज़ इसकी समायतों से टकराई। अभी नहीं फजर। और इसकी आवाज़ ने ताबूत में कोई आहरी कील ठोंक दिया। शक तो था मोहब्बत में नुकसान होगा, यकीन न था कि सारा हमारा ही होगा। इस नुकसान के बाद फजर के अंदर खामोशी छा गई थी। अब अगर कुछ था तो फ़कत बेयकीनी से इसका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो हली हली नज़रों से सामने देख रही थी। इसे नहीं पता था कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन इसके पास आ रहा है, इसे क्या कह रहा है। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। होश तो इसे तब आया जब परी ने इससे रुखसती की नौवीद सुनाई। इसने बेयकीनी से परी की तरफ देखा, कैसे इसकी जीती हुई जाबाजी इस पर उल्ट पड़ चुकी थी। रुखसती के लिए फजर को चादर उड़ाई तो वो शिकस्ता कदमों से चलने लगी और सबके गले लगकर फुट फुट कर रो दी। इसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। शायद घर वालों की जुदाई में, या फिर अपनी हार पर घर लाकर सारी रस्मों के बाद। सना जो आलियान की इकलौती बहन थी, वो इसे आलियान के कमरे में बेड पर बैठाकर चली गई, जो पूरा का पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। कुछ देर हली हली नजरों से कमरे को देखते रहने के बाद फजर ने बारी बारी इस सारे फूलों को तोड़कर पूरे कमरे में फैला दिया और रोती रोती जमीन पर बैठकर घुटनों में सर दे दिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हुआ है। आलियान से पहली मुलाकात से लेकर अब तक का सब कुछ इसके दिमाग में घूम रहा था। वो अभी तक बेयकीन थी कि आहे ये सब क्या हुआ है। इसने तो शाह से शादी की थी, तो फिर आलियान कैसे। हिचकियों से रोते हुए वो ये सोच रही थी कि काश इसने निकाह के वक्त सुन लिया होता, काश अब सिर्फ काश ही रह गया था। अभी वो घुटनों में सर दिए रो ही रही थी कि क्लिक की आवाज़ के साथ इसे दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। फजर ने घुटनों से सर उठाकर देखा तो सामने वो दिल जलाने देने वाली मुस्कुराहट के साथ इसी की तरफ देखते हुए अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा, जो अब फिर से अपना सर घुटनों में दे चुकी थी। आलियान भी घुटनों के बल फजर के सामने ज़मीन पर बैठ गया। जी जी जी, बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा देकर रफू चक्कर हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने आलियान शाह को। ये कहकर आलियान मुस्कुराया, लेकिन फजर को इससे मुस्कुराने की आवाज़ जहर लगी। इसने घुटनों से सर उठाया और खा जाने वाली नज़रों से आलियान को देखा और आलियान को गिरेबान से पकड़कर दाढ़ी। धोखा? धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है मुझे। मैं तो शाह से शादी कर रही थी, फिर तुम कैसे। फजर अभी तक बेयकीनी की ज़ेर असर थी। बहुत अफसोस हो रहा है शाह की जगह मुझे देखकर। सो माय डियर वाइफ, मैं ही तुम्हारा शाह हूँ। वो जिससे तुम रातों तक बातें करती थी, वो मैं ही तो हूँ। फजर का हाथ जो उसके कलर पर था अपने हाथों में सख्ती से जकड़ कर बोला, नहीं तुम शाह नहीं हो, वो शाह तो नहीं, तुम नहीं हो। इससे तो मैं खुद मिली थी। वो तुम नहीं। फजर बेरब जुमले बोलती इसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। चे चे, लगता है अपनी हार हजम नहीं हो रही, आराम से कहते हुए आलियान ने अचानक फजर के हाथों को उसकी कमर के पीछे किया। एक दफ़ा जो चीज़ आलियान की हो जाए ना, फिर वो ताउम्र आलियान की ही रहती है। और तुमने पता है मेरी जिद को हवा दी है। तुम पर मेरे नाम का टैग लग चुका था और तुमने किसी और के बारे में सोचा भी कैसे। फजर के हाथ पर आलियान की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी, जिस पर फजर की सिसकी निकली। आलियान प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। बस इतना दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत थी। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो तुम शिद्दतें देखोगी। ये कहते हुए आलियान ने फजर को अपने बाजुओं में उठाया और हवेली के स्टोर में पहुंचकर इसे ज़मीन पर बैठाया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और फजर को जब होश आया तो इसने खुद को तारीक कमरे में अकेले पाया। फजर को स्टोर में बंद करने के बाद आलियान कमरे में आकर चेंज करने के बाद बेड पर लेट गया और छत को घूरने लगा, जबकि इसे पहली मुलाकात पर इसे वो बगैर सोचे समझे बोलने और फैसला हज करने वालों में से लगी। फिर जब इसे कैंटीन में फजर का फ़ोन पड़ा मिला जिस पर इसकी पिक्चर लगी हुई थी, तब इसे यकीन हो गया कि इसका फजर के बारे में ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे फजर को तंग करने में मज़ा आने लगा और कभी कभी इसकी हरकतों पर गुस्सा भी आता था। और जब इसका फजर से बात करने या इसे चढ़ाने का दिल चाहता तो वो इससे शाह बनकर फ़ोन करता, जिसमें वो अक्सर इसे बहुत कुछ बावर करवा दिया करता था। इसका चिढ़ना, गुस्से से नाक हिलाना और इसे बहुत अच्छा लगता था। और जब इसने फजर का फ़ोन तोड़ा था तो फजर की आंख में नमी देखकर इसे अंदर कुछ हलचल हुई थी।
پارٹی والے دن وہ فجر سے شاہ بن کر بات کر کے ہٹا ہی تھا جب اسے اس کا ایک دوست وہاں مل گیا اور اس سے بات کرنے کے بعد وہ اندر جانے ہی والا تھا جب اسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، لیکن اس سب کے دوران فجر کا ایئر رنگ اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا اور وہ تو فجر کو اتنی دفعہ دیکھ چکا تھا اور کہ اس سے فجر کے ایئر رنگ کی پہچان ہو گئی تھی، اور تبھی اس نے فجر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا جس میں اس کی دلی خواہش تھی کہ خواہش بھی شامل تھی، اور بس پھر اسے ہر چیز اپنی مرضی کی چاہیے تھی۔ لیکن تب وہ حیران رہ گیا جب فجر نے شاہ کو فون کیا، اور اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہ کل تک وہ جس کی بے عزتی کرتی تھی آج اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو علیان نے بھی فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فجر کو کوئی شک ہو۔ وہ فجر کو اپنے اور شاہ کے ایک ہی ہونے کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے وہ جان لے کہ فجر شاہ سے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس سے شاہ بن کر مل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ شاہ بن کر وہاں آیا اور بعد میں فجر کے سامنے ایسے شو کیا کہ وہ وہاں آیا تھا، لیکن فجر کسی اور کے ساتھ تھی۔ اور پھر جب فجر نے فون پر اسے بتایا کہ وہ شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو علیان کے اندر غصے کی چنگاریاں چلنے لگی کہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا، پھر کیسے، پھر چاہے وہ کوئی اور وہ خود ہی کیوں نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شاہ والا ناٹک جاری رکھے گا، اور وہ فجر سے ملنے کا انتظام بھی کر چکا تھا۔ وہ ماسک پہن کر فجر سے شاہ بن کر ملنے آیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علیان بن کر فجر کو ملنے کا کہا، اور جب وہ نہیں آئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسے شاہ کے ساتھ موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی ہے، اور اس نے فجر کو وارن کیا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نظر نہ آئے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ فجر نے علیان کی دھمکی سے ڈر کر شاہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے پیپر سٹارٹ ہو گئے جس میں وہ بزی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ فجر سے بے خبر نہیں تھا، اور اس دن جب فجر نے اسے ڈیل کا کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن 1 مہینے تک وہ اس سے نہ ملے، تب ایک پل کو تو وہ فجر کی چالاکی پر حیران رہ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فجر پر ہنسی آئی، ترس دونوں طرح، ہنسی اور ترس دونوں آیا کہ وہ اس سے بیوقوف بنانے کے چکر میں بیوقوف بننے والی ہے۔ اس نے فجر سے ڈیل کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فجر یہ ڈیل اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کی شادی آرام سے ہو جائے اور اسے علم نہ ہو، اور پھر اس نے بھی ڈیل پوری کی، لیکن اس کے اندر ایک چنگاڑی بھڑک رہی تھی کہ فجر نے اسے دھوکہ دینے کا سوچا بھی کیسے، اور پھر جب وہ فجر کے دھوکے کے بارے میں سوچتا تو وہ جنونی ہو جاتا، اور اب بدلے کی باری اس کی تھی۔ اسے فجر کے بارے میں اتنا تو پتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس نے فجر کو سٹور میں بند کیا جہاں لائٹ نہیں تھی، اور یہ تو بہت چھوٹی سی سزا تھی اس کے دھوکے کی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے لیٹے لیٹے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ اٹھا اور سٹور روم کی طرف بڑھ گیا، اسے گھٹنوں میں سر دے کر روتے ہوئے کتنا وقت گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ وہ اسے طریق کمرے میں قلی ہے، ڈر سے وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے کے ساتھ کسی کے قدموں کی چہاب سنائی دی۔ فجر نے آہستہ آہستہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اپنی لال آنکھیں کھولی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں باہر سے آنے والا ہلکی ہلکی روشنی میں اسے علیان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس پل یہ سوچے بغیر کہ اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کرنے والا بھی وہی تھا، فجر اپنا بھاری لہنگا اٹھا کر بھاگنے کے انداز میں علیان سے سینے سے جا لگی، آنسو بہاتی وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ علیان پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، لفظ ٹوٹ کر ادا کرتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہے تھے، اور اس کی التجا شاید سن لی گئی تھی جو علیان اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے کی طرف چل پڑا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اسے پانی تھمایا، اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا جو پانی پی رہی تھی، بس اتنی سی ہمت تھی، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے تو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا، اور 2 گھنٹے اندھیرے میں بند رہنے پر دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ سچ بتاؤ، ترس کھانا چاہتا ہوں تم پر، لیکن کیا ہے نا، علیان شاہ کو دھوکہ دینے والے کو وہ سزا ضرور دیتا ہے، پھر چاہے سامنے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور تم نے تو بہت بڑی گیم کھیلی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم اس کھیل میں کامیاب نہیں ہوئی۔ علیان پلیز ایسے مت بولو، میری ایک بار شاہ سے بات کروا دو، فجر کی نفی میں سر ہلا کر کہنے پر پہلے تو علیان ہنسا لیکن پھر دہڑا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا کوئی اور نہیں ہے، صرف میں ہوں، وہ جو تمہیں فون کالز کرتا تھا وہ بھی میں ہوں، اور وہ تم سے عشق کے دعوے کرتا تھا وہ بھی میں ہوں، جو تم سے ریسٹورنٹ میں ملا تھا وہ بھی میں ہوں، اور جس سے تمہاری شادی ہوئی تھی وہ بھی میں ہوں، ہر طرف میں ہی ہوں، اس لیے کسی اور کا نام بھی آج کے بعد تمہاری زبان پر آیا نا فجر تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجر جو علیان کے دہاڑنے پر پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، علیان نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر کرایا، سمجھ آئی تمہیں؟ فجر نے سہمی ہوئی پلکوں اور درد سے فوراً اسبات میں سر ہلایا تو علیان نے اس کا منہ چھوڑا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ فجر ابھی تک صوفے پر اپنی جگہ جم کر اسی طرح بیٹھی تھی، اور جب کافی دیر تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو علیان چڑ کر بولا، اب کیا پوری رات یوں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ علیان کے کہنے پر فجر کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو علیان اب بھی ویسے ہی آنکھیں کھول کر لیٹا تھا، اور فجر کو باہر آتا دیکھ کر بولا، یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود دوسری سائڈ پر ہو گیا اور فجر کو اپنی چھوڑی ہوئی
जगह इशारा करके बोला, लेटो। पहले तो फजर चुपचाप इस जगह को देखती रही, लेकिन फिर आलियान के घूरने पर लेट गई। तो आलियान ने इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया और इसके कान में सरगोशी की। आंखें बंद करो और सो जाओ, ये कहकर आलियान फजर के बालों में मुंह छुपाकर खुद भी सो गया। जबकि फजर की तो वो रातों की नींद उड़ा चुका था। साद और फ़ायदा बेगम थोड़ी देर से शादी में शरीक हुए थे, लेकिन बहरहाल हो गए थे। और पूरी रात में साद की नज़रें भटक कर बार बार परी पर जा रही थी, जो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसे एक बार भी परी से बात करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो इधर से उधर पता नहीं किन कामों में मसरूफ थी। लेकिन रोज़ती होते ही साद ने इसे जा लिया और साथ ही साथ अभी घर चलने का हुक्म भी सादर कर दिया, जिस पर परी गुस्से से दांत कुचाकर रह गई, क्योंकि इसने वलीमे के बाद जाना था। वो साद को मना करना चाहती थी, लेकिन आबदा बेगम की मौजूदगी की वजह से चुप थी। एक तो पहले ही इसे समझ नहीं आ रही थी कि शाह की जगह आलियान क्या कर रहा था। बेशक इसने शाह को नहीं देखा था, लेकिन आलियान को तो वो फजर से लड़ते हुए यकीनन देख चुकी थी, जिसके बारे में वो फजर से पूछना चाहती थी। लेकिन फजर तो जैसे पूरे फंक्शन में बहरी हुई बैठी थी। फ़ायदा बेगम ने आबदा बेगम के साथ आज रात वहीं रुकना था, जबकि परी और साद ने घर जाना था। और अब परी साद के साथ फ्रंट सीट पर बर्जमान वापसी के रास्ते पर इससे मुसलसल घूर रही थी, जबकि वो इसकी घूरियों को नज़रअंदाज की संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। जब परी के घूरने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो परी तंग आकर बोली, अब तुम मुझे बताना पसंद करोगे, तुम्हारे साथ क्या मुसीबत हो गई थी जो तुम मुझे अभी से उठा के ले आए हो? झूठ, बिल्कुल झूठ। साद की संजीदगी से कहने पर परी ने आबरू उठाकर पूछा, क्या मैं उठाकर कब लाया हूँ तुम्हें? तुम खुद अपनी मर्जी से अपने पाँव पर चल कर आई हो। ओह हेलो, अपनी मर्जी से कब? तुम्हारी वजह से आना पड़ा है मुझे। परी की जिन जलाकर कहने पर साद ने एक साइड पर गाड़ी रोकी, जबकि ये सड़क सुनसान थी, आसपास गाड़ियाँ और आबादी न होने के बराबर थी। मेरी वजह से क्या मतलब? इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं कि मैं कहूँ और तुम मेरी बात मान लो। ज़ाहिर है तुम्हारी मर्जी थी तो तुम आई हो ना। साद अपना रुख परी की तरफ मोड़कर बोला, मेरी मर्जी? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं ना सिर्फ मामा की वजह से मानी हूँ। और तुम बताओ ना ज़रा कि ये शोशा छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, कि जब तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मुझे आज वापस नहीं आना। तुमसे तो ना मेरा सुकून बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या हो जाता अगर मैं सुकून से फजर की शादी अटेंड करके आ जाती? लेकिन नहीं। परी, जिसकी ज़बान चलना शुरू हो चुकी थी और जिसका अब रुकना मुश्किल ही था, वो कुछ लोगों को देख कर रुकी जो बाइक पर थे और अब बाइक से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे, जबकि इनके हाथ में गन्स थी। परी की नज़रों का ताक़ब करते हुए साद भी इन्हें देख चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता वो लोग इसके सर पर पहुंच चुके थे। अपने हाथ ऊपर करो और जो भी है सब निकालो। इनमें से एक के कहने पर साद अपना फ़ोन और वॉलेट निकाल कर इन्हें देने लगा, जबकि परी का चेहरा डर के मारे लट्ठे के माने सफ़ेद हो चुका था। असल माल तो यहाँ है। तभी इनमें से एक शख्स ने परी को देखकर कमीनगी से कहा, जिस पर परी ने डर के साद की तरफ देखा, जबकि ये सुनकर गुस्से से साद की रगें तन गई। जो चाहे मुझसे ले लो और जाओ। सजबत करते हुए साद ने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं, ये और परी, हमें दो और जाओ। ये कहकर इन सब ने कहकर लगाया और बस फिर साद का जबत जवाब दे गया। वो गुस्से में गाड़ी से उतरा और इनमें से एक शख्स जो परी की साइड का दरवाज़ा खोल चुका था उसकी तरफ बढ़ा और इसका गिरबान पकड़ लिया, तो इन पर लातों की बरसात कर दी। तभी इसकी साबका साथी भी इसकी तरफ बढ़े और परी भी गाड़ी से उतरी। तभी फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी और फिर परी की चीख के साथ ही इन गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से भाग गए, जबकि परी फुक चेहरा लिए बमुश्किल खुद को घसीटती साथ तक लेकर गई, जिसके कंधे से खून बहुत तेजी से निकल रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। साथ तुम रोते हुए परी को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बमुश्किल साथ को कंधे का सहारा देकर परी ने इसे गाड़ी में बिठाया और कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलाते हुए परी बार बार एक नज़र साथ पर डालती। नोम बार बार कराहते हुए दर्द बर्दाश्त करने के लिए आंखें मिच रहा था। परी को अपनी आंसुओं की वजह से अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ लगा, लेकिन इसने अपने आंसू रगड़कर खुद को होश में रखा और एक छुटकी निगाह साथ पर डाली, जिसकी आंखें अब बंद हो रही थी। साथ आंखें खोल कर रखना, देखो हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सामने देखकर साथ को कहते हुए इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और हॉस्पिटल पहुंचने तक साथ ने वो मुश्किल खुद को हुआ समय रखा हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचकर साथ को स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त परी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ रखा था और साथ को आईसीयू में ले जाते वक्त सिर्फ परी जानती थी कि इसने कैसे साथ का हाथ छोड़ा था। इसे लग रहा था कि अगर इसने हाथ छोड़ दिया तो वो सब कुछ खो देगी। रोते रोते इसने रिसेप्शन से आबदा बेगम को फ़ोन किया और इसकी कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल में मौजूद थे, जबकि परी ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। आंसू खुद इसकी आंखों से बह रहे थे। आबदा बेगम कई बार इसे तसल्ली दे चुकी थी, जबकि फ़ायदा बेगम का तो खुद रो रो कर बुरा हाल था। अभी वो अपने आंसू रगड़ ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आया और इसने कहा, कंधे पर गोली लगी थी, हमने निकाल दिया, अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर कहने पर फ़ायदा बेगम ने बेसब्री से कहा, हम इससे मिल सकते हैं? अभी नहीं, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें इसके बाद। ये कहकर डॉक्टर चला गया, जबकि परी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर इसे लगा जैसे किसी ने इसे नई जिंदगी दे दी हो। सुबह इसकी आँख खुली तो इसने फजर को अपने सीने पर सर रख कर सोते पाया। कुछ देर तक इसे देखते रहने के बाद इसने फजर के बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे उठाया। फजर उठो फजर, आलियान की
आवाज़ पर वो नींद में करवट बदली और बड़बड़ाई, मामा मुझे सोने दे। जबकि इसकी बात सुनकर आलियान मुस्कुराया और इसके कान में सरगोशी की। 22 साल से तुम्हें हर सुबह तुम्हारी मामा के घर में 22 साल से तुम्हारी हर सुबह तुम्हारी मामा के घर होती थी, लेकिन आज से तुम्हारी हर सुबह यहाँ हमारे घर में होगी। इसलिए अपनी आदत बदलो और जल्दी से उठो। यह कहकर आलियान उठकर बैठ गया, जबकि फजर को भी शायद एहसास हो गया था कि वो कहाँ है। इसलिए वो फ़ौरन उठकर बैठ गई और बेड से उतरकर अलमारी की तरफ कपड़े निकालने के लिए बढ़ी, जबकि आलियान अभी तक बेड पे बैठा इसे देख रहा था। नवाब अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही तो अब अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। सुनो फजर अब अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। सुनो फजर जो अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। आलियान की आवाज़ पर इसकी तरफ देखा जो अब बेड से उठकर आ रहा था। मेरे कपड़े भी निकाल कर मुझे वाशरूम में दे देना। ये कहकर वो वाशरूम में घुस गया, जबकि फजर हक्का बक्का वाशरूम के दरवाजे की तरफ देखती रह गई, जहाँ से वो अभी हुक्म सादर करके गया था। फजर ने नाक फुलाकर आलियान की अलमारी खोली और इसके कपड़े देखने लगी, और फिर गुस्से में अलमारी बंद करके बड़बड़ाई, मैं इस नवाब की नौकर नहीं हूँ, खुद निकाले, मुझे क्या पता इसने क्या पहनना है। बड़बड़ाकर फजर ने अपने कपड़े निकाले और एक नज़र वाशरूम के बंद दरवाजे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ पर इसे एक औरत काम करती हुई दिखाई दी। सुनिए, आप प्लीज़ मुझे बता देंगे कि वाशरूम कहाँ है? दुल्हन आपके कमरे में है ना, उस सलाहना, लेकिन वहाँ आलियान है ना, आप प्लीज़ मुझे किसी और वाशरूम का बता दें। फजर के कहने पर वो औरत आंखें फाड़कर फजर को देखने लगी, जिससे फजर को अजीब सा लगा। आइए मैं ले जाती हूँ, ये कहकर वो फजर को दूसरे कमरे में छोड़कर चली गई। साथ फायदा बेगम को तसल्लियाँ दे रहा था कि वो ठीक है। जब परी रूम में दाखिल हुई, उसे एक नज़र देखकर वो फिर से फायदा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अब इससे खाने का पूछ रही थी, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अच्छा मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आ रही हूँ, ये कहकर फायदा बेगम रूम से बाहर निकल गई तो परी इनकी जगह आकर बैठ गई। बाजू के साहब तुम्हारा साथ की गोली लगे? बाजू की तरफ देखते हुए परी ने पूछा, जिस पर साथ साथ अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मेरी छोड़ो अम्मी, बताओ, खुश तो बहुत हुई होंगी मेरी, वैसे मेरी गोली लगने भर के मैं मर जाऊंगा तो जान छूट जाएगी मुझसे तुम्हारी। तंजियन मुस्कुराकर कहते हुए परी को जहर लगा, क्योंकि इसकी बात पर दिल कहीं बेचैन सा हो गया था, और साथ ही इसे गुस्सा भी बहुत आया था कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, झलकर कहकर परी अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन फिर साथ ही बात सुनकर वापस बैठ गई। तो तुम खुशी में इतनी पागल हो गई कि मुझे हॉस्पिटल ले आई? वाह, दाद देने वाले अंदाज में कहकर आखिर में एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। मैं ना तुम्हें सिर्फ इंसानियत के नाते हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, इसलिए ज़्यादा आतराने की ज़रूरत नहीं है, ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे रूम की वाशरूम में नहाने के बाद फजर अब अपने रूम में अपने गीले बाल सुखा रही थी, जब आलियान बगैर शर्ट के वाशरूम से निकला और फजर, जिसका रुख शीशे की तरफ था, बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया, जबकि फजर ने इसे बगैर शर्ट के देखकर अपना रुख मोड़ना चाहा, लेकिन आलियान की सख्ती से इसका बाजू पकड़ने पर वो ना मुड़ सकी। आलियान, ये क्या बदतमीजी है, शर्ट पहन कर आओ, झुंझलाकर कहते हुए फजर ने अपनी नज़रें ज़मीन पर मरकूज कर ली। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े निकाल दो, कहाँ है? आलियान, मुझे नहीं पता था तुमने क्या पहनना है, मैं कैसे निकालती? तुम जो भी निकालती मैं पहन ही लेता, तुम मेरी बीवी हो, आज से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फजर का चेहरा हाथ से ऊपर करके आलियान ने कहा, जिस पर फजर ने आंखें बंद कर लिया। जाओ जल्दी निकालो मेरे कपड़े, ये कहकर आलियान ने इसे छोड़ दिया और फजर ने अलमारी से हाथ में आई पहली शर्ट निकालकर बगैर देखे इसकी तरफ बढ़ा दी। साथ को पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया था। परी भी रात को हॉस्पिटल में ही रुकी थी, जबकि इनके दरमियान ज़रूरत की बात के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। घर आने के बाद परी सो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो ठीक से सो नहीं सकी थी। आलियान वाशरूम में से बाहर निकला तो फजर आबदा बेगम से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो इससे रात के वाक़े के बारे में बता रही थी। बात करने के बाद फजर ने अपने उतारे हुए कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाले, जबकि आलियाना ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। बाल बनाकर आलिया ने ब्रश रखा और फजर को बुलाया। हाँ, फजर जो बाहर जाने लगी थी, आलियान की आवाज़ पर पलटी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उस तक आई तो आलियान ने इसे दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा किया और झुककर ड्रेसिंग टेबल के दराज से एक डिब्बी निकाली और फजर के बाल एक साइड पर करके इस डब्बे में से एक खूबसूरत पेंडेंट निकाला, जिस पर एफ और ए लिखा था और बीच में हार्ट बना था, जिस पर खूबसूरत डायमंड लगे थे, और फजर की शाहीदार गर्दन में पहना दिया। कैसा लगा? ये किस खुशी में है? आलियान के सवाल को नज़रअंदाज करके फजर ने सवाल किया, तुम्हारी मुंह दिखाई है ताकि तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी न रह जाए, ये कहकर आलियान ने इसके कंधे पर सर रख लिया। पर मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, फजर ने शीशे से इस लॉकेट को देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा। और जो ख्वाहिश तुम्हारी है ना, उसका भी मुझे पता है, लेकिन हैर इसकी ख्वाहिश तुम्हें हो या ना हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी गर्दन पर इस पेंडेंट की गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब चलो, मामा वेट कर रही होंगी। पीछे हटकर फजर का हाथ पकड़ा और वो इसे लेकर नीचे चला गया, जहाँ सच में सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। फजर साहब को बिस्तर का सलाम करके आलियान के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहाँ पर सोए आलियान के सब इसके लिए अजनबी चेहरे थे। नाश्ते के दौरान सब बारी बारी इसकी प्लेट में कुछ ना कुछ डालते रहे थे और फजर को वो सब अच्छे लगे थे, कम से कम आलियान से तो अच्छे। परी नींद में थी, जब इसे महसूस हुआ कि इसका हाथ किसी सख्त चीज़ ने पकड़ा। परी ने हल्की सी आँख खोल कर देखा तो सच चीज़ साथ का जख्मी बाजू था, जिस पर वो फौरन हाथ बढ़ा कर उठ कर बैठ गई, जबकि साथ भी अब दर्द से कराह रहा था। आई एम सॉरी, आई एम सो
सो सॉरी, मैंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया, मुझे नींद में पता ही नहीं चला, दर्द हो रहा है, नहीं बहुत मज़ा आ रहा है। चलकर कहने के बाद साथ ने अपने बाजू की तरफ देखा जहाँ जहाँ अब रेड हो गया था। तुम तो चाहती ही यही हो कि मैं मर जाऊँ, तुम्हारी जान छूट जाए, बट यू नो व्हाट, इस तरह से तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। अब ये कहकर साथ से कमरे से बाहर निकल गया। जब परी अब रोने वाली हो गई थी, मैंने कौन सा जानबूझ कर किया था, सॉरी बोला तो है पर नहीं, इससे तो इज्जत राजी नहीं आती मुझे क्या। परी सिर्फ हड़बड़ा कर आ गई। रात को फजर और अलियान का बिल था, इसलिए फजर शाम में ही पाला चली गई थी, जबकि इसके साथ अलियान की बहन गई थी जो फजर को काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि वो भी फजर की तरह ही ज़्यादा बोलती थी, इसलिए वजह इसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। फजर के बिल में जहाँ परी नहीं जाना था वो साथ की वजह से नहीं जा रही थी। ऐसा इससे किसी ने कहा नहीं था कि, लेकिन वो खुद ही पता नहीं क्यों इसे जाना ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते ही फाजा बेगम ने इसे कह दिया कि इसे जाना चाहिए, साथ के पास वो है, लेकिन अगला सवाल ये था कि वो जाएगी किसके साथ। ये तो मसला भी था तब दूर होगा जब आबदा बीबी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर के साथ चली जाए, तो परी जाने के लिए तैयार होगी। पूरे फिल्म के फिल्म में वो दोनों बारी बारी सबसे मिले थे और फजर परी से मिलकर सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। जहाँ बहुत से लोग इनके लिए नेक तमन्नाएं लेकर आए थे, वहीं बहुत से लोग हसद का शिकार नजर आ रहे थे। और ऐसा क्यों होता है, वो दोनों अलग ही फेवरेट कपल रहे थे। फजर और अलियान स्टेज पर बैठे थे जब एक लड़की वहाँ आई और फजर को बगौर देखते हुए बोली, ओह तो ये है जिसके लिए तुमने इतना कहकर इसने नाक कोड़ी। बिल्कुल यही है मिसेस फजर अलियान शाह, माई ब्यूटीफुल वाइफ। अलियान फजर की गर्द अपने बाजू हाल करके बोला, जिस पर वो लड़की तन फन करती स्टेज से उतर गई, जबकि फजर इसे और अलियान को हैरत से देखती रह गई और फिर बोली, अलियान वो चली गई, हाथ हटा लो। फजर अलियान की तरफ हाथ की तरफ इशारा कर बोली, जो अब भी इसकी गिरद हायल था। हाँ तो मैंने इसे दिखाने के लिए थोड़ी रखा था, वो तो चली गई है तो हटा लूंगा। इसे तंग करने के लिए अपनी गिरफ्त अलियान ने और मजबूत किया। अलियान छोड़ो, मुझे सब देख रहे हैं। फजर दांत पीस कर बोली, हाँ तो क्या हो गया, देखने दो। अलियान तुम में ज़रा शर्म नहीं है। फजर तब कर बोली, नहीं वैसे तुम सच में शाह थे। क्यों, वो ऐसा तो नहीं था, वो तो बहुत अच्छा और तमीज़दार था, तुम्हारी तरह तो नहीं था। फजर का कहना ही था कि अलियान फ़ौरन से छुड़ा। तुम ज़रा सब्र करो, तुम्हारी शाह की खूबियों के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अलियान दांत पीस कर बोला। फजर ड्रेसर के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब अलियान कमरे में दाखिल हुआ और फजर का रुख अपनी तरफ मुड़ा। हाँ तो क्या कह रही थी कि तुम के शाह बहुत अच्छा, बहुत तमीज़दार और बहुत पसंद था तुम्हें। हम फजर का बाजू मरोड़ते हुए अलियान बोला, अलियान प्लीज़, मैं पहले बहुत थक चुकी हूँ, बाजू छोड़ो मेरा। लो छोड़ दिया।